स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज़ के बारे में। तो हमने इसके लिए एक सीरीज़ चलाई है जो कि पीजीटी एग्ज़ामिनेशन हमारा होना है। पीजीटी कमीशन के अंदर जो बीएड का 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है, तो उससे रिलेटेड हमने कुछ एक टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। तो आज रहने वाली है हमारी पीवाईक्यू सीरीज़, जिसके अंदर हम सेकंड जो हमारा टॉपिक है इंडियन नॉलेज सिस्टम, वैदिक एजुकेशन सिस्टम एंड बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम, उसमें से जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपका, ड्यूरिंग वैदिक एज व्हेन अ स्टूडेंट वाज टेकन टू अ टीचर विच ऑफ फॉलोइंग सेरेमनी हैज़ टू बी परफॉर्म्ड। वैदिक युग के दौरान जब एक छात्र को शिक्षक के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा जाता था तो निम्नलिखित में से कौन सा समारोह किया जाता था। ऑप्शन नंबर 1 है आश्रमा, ऑप्शन नंबर 2 है उपनयना, क्वेश्चन नंबर 3 है गुरु दक्षिणा, क्वेश्चन जो इसका फोर्थ ऑप्शन है वो है आत्मन। तो इसका जो राइट आंसर आ जाता है वो है आपका उपनयना, ऑप्शन नंबर 2। तो उपनयना का मतलब क्या होता है यहाँ पर? उपनयना का मतलब होता है कि जब बच्चे को एक तरह की फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में छोड़ा जाता था, यानी कि अब जो बच्चा है वो गुरुकुलम में जाएगा। तो ये एक तरह की सेरेमनी होती थी। ये सेरेमनी जो एक तरह की इन्होंने ग्रुपिज़्म यहाँ पर किया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनके लिए अलग-अलग टाइम पर किया जाता था। जो ब्राह्मण थे उनको 8 साल में इनकी ये सेरेमनी होती थी, और जो क्षत्रिय थे उनकी 11 साल में, और जो वैश्य थे उनके 12 साल में ये उपनयन सेरेमनी होती थी। और इसको एक टर्म और भी कहा जाता था, दिविजा। दिविजा का मतलब होता था दूसरा जन्म। क्या कहते थे? DIVIJ। तो ये क्या था? दिविजा क्या होता था? एक तरह का इन्होंने एक टर्म यहाँ पर बताई है। इसका मतलब होता था दूसरा जन्म। जब विद्या आरंभ होती थी बच्चे की तो 5 साल तक वह घर पे ही पढ़ता था। उसके बाद वो एक उपनयन सेरेमनी कर कर आश्रम में चला जाता था। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो। तो जब इसमें आपके पास एक और टर्म है आश्रमा। आश्रमा का मतलब क्या होता था? आश्रम। सेकंड वन है उपनयना, जो मैंने अभी आपको डिस्कस करवा दिया है। फिर है गुरु दक्षिणा। तो ये गुरु दक्षिणा कब दी जाती थी? जब एक उसकी एजुकेशन सिस्टम, जो इस सिस्टम में जब उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती थी, तो उसके बाद जब बच्चे पूरी एजुकेशन प्राप्त करके घर चले जाते थे अपने, तब वो गुरु दक्षिणा अपने टीचर्स को देते थे। एंड जो लास्ट है वो है आत्मन। आत्मन का मतलब होता था आत्म स्वरूप या स्वयं या सोल के बारे में या अपने बारे में। जब हम चीज़ों के बारे में समझते हैं, सोचते हैं, तो उसी को ही इन्होंने आत्मन कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका? द वंडरिंग टीचर ड्यूरिंग द वैदिक एज वर कॉल्ड। वंडरिंग टीचर्स क्या होते थे? वैदिक काल में घुमंतु शिक्षकों को क्या कहा जाता था? तो ये घुमंतु टीचर्स कौन होते थे? जो कि हर गांव-गांव में जाकर ट्रैवल करके जो शिक्षा है उसका प्रसारण करते थे। ऑप्शन नंबर 1 है गुरुज, ऑप्शन नंबर 2 है चरक्स, ऑप्शन नंबर 3 है आत्मन, ऑप्शन नंबर 4 है ब्राह्मण। तो इन्हें क्या कहा जाता था? तो इन्हें कहा जाता था चरक। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा आपका इसका राइट आंसर। तो क्या कहा जाता था? इन्हें चरक कहा जाता था। ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें गुरुज की, तो गुरुज क्या होते थे? जो शिक्षा देते थे। ठीक है। चरक कौन से टीचर्स हो गए? जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे शिक्षा देने के लिए, या चलते चलते रास्ते में जैसे गुरु जाते थे, इसके साथ साथ भिक्षा लाते थे। ये सारी चीज़ें कौन करते थे? चरक। फिर नेक्स्ट है आत्मन। इसमें आत्मा के बारे में बात की जाती है। ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन होते थे? जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन वैदिक एजुकेशंस द हाईएस्ट नॉलेज वाज कंसिडर्ड टू बी द नॉलेज ऑफ। जब वैदिक शिक्षा कंप्लीट हो जाती थी तो उसको सर्वोपरि ज्ञान किसे कहा जाता था? वहाँ पर कोई एक जब एजुकेशन सिस्टम इनके पास कंप्लीट हो जाती तो सबसे ज़्यादा हमें किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? ये क्या मानते थे उस चीज़ को? फर्स्ट वन है आत्मा, सेकंड वन है देव विद्या, क्वेश्चन 3 है आपका पुराण, 4 है आपका इतिहास। तो इसमें जो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि आपका आत्मा, यानी कि आत्मा के बारे में
ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, इनका ये मानना था। अब इसके साथ-साथ यहाँ पर एक विद्या की बात की गई है, विद्या क्या होगी? नॉलेज हो गई। फिर है आपका पुराण। अगर हम पुराण की बात करें तो पुराण हमें कहाँ से, पुराण के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? तो पुराण का भी हमें अपने वेदों से ही पता चलता है। जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये हमारा कहाँ से इवॉल्व हुआ है? ये ऋग्वेद से इवॉल्व हुआ है। तो हमारे वेद कितने हैं? वेद हमारे 4 हैं। और इन्हीं 4 वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें ऋग्वेद की कुछ एक और, तो ऋग्वेद में क्या होता है? ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल, 1028 सूतक और 10,462 ऋचाएँ हैं। तो इसके अंदर कितनी ऋचाएँ हैं? 10,462। तो ये भी यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आ जाते हैं। अगर इसके साथ-साथ हम बात करें पुराणों की, तो सबसे प्राचीन पुराण कौन-सा है? मत्स्य पुराण। अगर हम इसके साथ-साथ वेदों की और बात करें, तो अभी हमने पढ़ा था ऋग्वेद के बारे में। अगर नेक्स्ट हमारे और वेद कौन-कौन से होते हैं? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है? यजुर्वेद में मंत्रों के बारे में बताया गया है, यज्ञों के नियम के बारे में बताया गया है। सामवेद में सौम का मतलब गाना होता है, यानी कि ये जो ऋचाएँ हैं उनको गाकर ही रिप्रेज़ेंट किया जाता है। और भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को माना जाता है। अथर्ववेद में क्या है? सामान्य मनुष्यों के विचारों के बारे में, जादू-टोना या एक सामान्य जीवन कैसे चलता है, इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगर हम इसमें कुछ एक और बात करें इस क्वेश्चन्स में, तो वैदिक काल में हमारा सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन-सा है? सबसे प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद, और सबसे जो नया वेद है वो कौन-सा है? अथर्ववेद है। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसके साथ आप देख सकते हैं, ये भी इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग वैदिक एज पीपल वर कॉल्ड, अब प्यूपल्स क्या है यहाँ पर? प्रशिक्षु। यानी कि वैदिक काल में छात्रों को क्या कहा जाता था? तो इन्हें क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर 1 है ब्रह्मचरी, ऑप्शन 2 है ब्राह्मण, ऑप्शन 3 है चरक एंड ऑप्शन 4 है नन ऑफ दीज। तो अभी हमने पहले भी बात की थी, चरक क्या होते हैं? गुरु, ऐसे गुरु जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और ज्ञान का प्रचार करते थे। ब्राह्मण भी हमने बात कर दी थी, और जो बचा हमारा फिर ब्रह्मचरी। तो उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था ऑप्शन नंबर 2 ब्रह्मचरी, ठीक है? ये थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आ जाएगा ब्रह्मचरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवलर इंडिया वाज फेमस फॉर द लर्निंग ऑफ ग्रामर एंड एस्ट्रोलॉजी। तो निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत को व्याकरण एवं ज्योतिषी के लिए प्रसिद्ध कहा है? किसका ये मानना था जो भारत है वो एक व्याकरण और ज्योतिषी विद्या के लिए विख्यात है, ठीक है? फर्स्ट है हमारा फहियान, सेकंड है हमारा हिनसांग, थर्ड है हमारा अलबुरीनी एंड फोर्थ है बोथ बी एंड सी। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बोथ बी एंड सी। चलिए फिर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हम फाहियान की बात करें तो फाहियान कौन थे? एक चीनी यात्री थे, और ये 14 वर्ष के लिए यहाँ पर रहे थे, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे। और इसके साथ साथ इन्होंने मध्य प्रदेश के समाज के बारे में बात की थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिंसांगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो ये भी चीनी यात्री थे, ये हर्षवर्धन के समय में ही भारत आए थे, और ये 15 वर्ष तक यहाँ रहे। और साथ ही साथ इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ एक लिखा, बौद्धिज्म के बारे में लिखा। और नेक्स्ट हमारे हैं अलबुरीनी। अलबुरीनी कौन थे? ये एक तरह के एक मोहम्मद गजनीवी के साथ ही भारत आए थे, ये अरबी यात्री थे। इन्होंने भारत की खोज नामक जो बुक है वो लिखी थी। इन्होंने और क्या-क्या लिखा था? अगर हम अरबी में बात करें तो भारत की खोज को इन्होंने अरबी में क्या कहा था? किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद इन्होंने इसे कहा था। इन्होंने धर्म के बारे में, खगोल के बारे में, समाज के बारे में, कानून के बारे में, मूर्तिकला के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा था। तो ये इम्पोर्टेंट सोर्स हो जाता है इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट लर्निंग साइट एजुकेशन और अवेलेबल फॉर 18 क्राफ्ट। तो जो 18 हमारे क्राफ्ट्स थे उसके लिए एक जो लर्निंग साइट थी वो कौन सी थी इम्पोर्टेंट? तो उसमें से क्या हो सकती है? नालंदा, कौशाम्बी, पाटलिपुत्रा एंड तक्षशिला। तो इसका राइट आंसर आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 4 तक्षशिला। तो तक्षशिला क्या थी? तक्षशिला एक ऐसी साइट थी या एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था जहाँ पर 18 डिफरेंट क्राफ्ट्स को पढ़ाया जाता था।
ठीक है। तक्षशिला किसके लिए फेमस था? ये फेमस था मेडिसिन लर्निंग के लिए भी। अगर हम इसकी अब बात करें तो ये कहाँ है? लाहौर में है, जो कि अब पाकिस्तान में है, और ये इंडस रिवर के साथ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन नंबर 1 है कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर 2 है महेंद्रदित्य, ऑप्शन नंबर 3 है चंद्रगुप्ता, ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका? कुमारगुप्ता। तो किसके द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था? तो कुमारगुप्ता के द्वारा, जो कि गुप्त वंश से बिलोंग रखते थे, या गुप्ता डायनेस्टी से ये बिलोंग रखते थे। ये 5वीं शताब्दी के आसपास जो है विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई थी। जो कुमारगुप्त है उनको और क्या कहा जाता था? इनको और कहा जाता था शुक्रादित्य। तो क्या कहा जाता था? शुक्रादित्य इन्हें कहा जाता था। और इसके साथ साथ ही जो ये नालंदा विश्वविद्यालय है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसको कि क्या कहा जाता था? धर्मकुंज भी इसको कहा जाता था। ये हमने जब डिटेल में इसके बारे में बात की थी तो उस टाइम पे भी हमने पढ़ा था। बुद्धिज़्म में हमने इसके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ा था कि स्कूल्स ऑफ बुद्धिज़्म्स कौन कौन से थे। तो वहाँ पर हमने नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, जगाडाल और ओरियंतपुरी इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? ये है बिहार में। ठीक है, बिहार में। तो ये कुछ एक इसकी एडिशनल नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर हम नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो उस टाइम पे यहाँ पर क्या क्या और फेमस था? उस टाइम पे हेमसांग यहाँ आए थे। उन्होंने क्या देखा था यहाँ पर? ये भी उन्होंने बताया था कि यहाँ पर एक तरह का एंट्रांस एग्ज़ाम होता था बच्चों के एडमिशन्स के लिए, और इसके साथ साथ ही 10,000 स्टूडेंट्स को एक टाइम पर 200 टीचर पढ़ाते थे। ठीक है, इसमें 8 बड़े बड़े हॉल थे, 300 स्टडी चैम्बर्स थे, और धर्मकुंज जो एक तरह का माउंटेन ऑफ नॉलेज नाम की लाइब्रेरी होती थी, और 20 ईयर एज ऑफ एडमिशन यहाँ पर रखी जाती थी। और इसका जो मेथड ऑफ टीचिंग्स होते थे वो वर्बल, एक्सप्लेनेटरी, लेक्चर, डिबेट्स, ये सारे यहाँ के मेथड्स ऑफ टीचिंग्स हुआ करते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7, हु एस्टेब्लिश द एंशिएंट विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? किसके द्वारा प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया गया है? ऑप्शन नंबर 1 अशोका, 2 धर्मपाल, 3 गोपाल, 4 रामपाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा धर्मपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा धर्मपाल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसके बारे में कुछ एक और बात करें विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में, तो ये भी कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, बिहार में है। और इसके साथ साथ ही इसको किसने एस्टेब्लिश किया था? ये अभी अभी हमने बात की थी, धर्मपाल ने, जो कि किस वंश से संबंध रखते थे? पॉल वंश से संबंध रखते थे। अगर हम विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की कुछ एक और बात करें तो इसमें मॉन्क जो होते थे वही ज़्यादातर एडमिशन लेते थे, और इसके साथ साथ यहाँ पर तांत्रिक जो बुद्धिज़्म है उसको ज़्यादा ही माना जाता था, यानी कि यहाँ पर उससे रिलेटेड ज़्यादा शिक्षा दी जाती थी। और यहाँ पर एक हायरार्किकल सिस्टम होता था कि सबसे बड़ा ये होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, जैसे कि सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, इस तरह से, जैसे कि द्वारपाल, महापंडित है ना, पंडित, आचार्य, भिक्षुक, इस तरह से एक हायरार्किकल मैनर में यहाँ पर रखा जाता था। इसमें 6 कॉलेज का ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, और इसमें क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर इसको रखा गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें धर्मपाल की, तो ये कब बनाया गया था? ये पॉल जो वंश है उसके द्वारा 8वीं शताब्दी के अंत में, और जो 9वीं शताब्दी का प्रारंभ था उस टाइम पर इसको बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वल्लभी वॉज फेमस एजुकेशन सेंटर ऑफ? वल्लभी शिक्षा केंद्र किस शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, अब 2 तरह के बुद्धिज़्म में सेपरेशन हुआ था, एक महायान और दूसरा हीनयान। तो आपको बताना है कि वल्लभी शिक्षा केंद्र किसके लिए फेमस है इन दोनों में से। फर्स्ट वन है महायान, सेकंड है हीनयान, थर्ड है बोथ ऑफ ए एंड बी, एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि हीनयान। तो हीनयान के लिए क्या था? वल्लभी एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र माना जाता था।
ठीक है, इसके बारे में भी हमने बहुत ही डिटेल में बात की थी बुद्धिज़्म में। हीनयान कौन होते थे? हीनयान ऐसे थे जो कि ऑर्थोडॉक्स स्कूल को मानते थे, यानी कि पाली भाषा में चीज़ों को सीखते थे। और यहाँ पर ये किसको मानते थे? ये जो बुद्धिज़्म बुद्ध के द्वारा उसके जो उपदेश थे उनको फॉलो करते थे। और महायान कौन थे? महायान एक तरह का हेटेरोडॉक्स स्कूल था और संस्कृत भाषा में यहाँ पर ये चीज़ों को समझते थे और बुद्ध को एक तरह गॉड की तरह देखते थे और यहाँ पर ये जो बुद्ध है उनकी पूजा भी करते थे। तो जो किंग अशोक था वो ज़्यादातर हीनयान को मानता था। अगर हम बात करें फेमस महायान में जो किंग्स हुए हैं उनमें से कनिष्क था और हर्षवर्धन था। ये कुछ एक एडिशनल नॉलेज होगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ फॉलोइंग पीरियड सा अ ग्रेट प्रोग्रेस इन द साइंटिफिक स्टडी? इसमें से ऐसा कौन सा पीरियड था जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा साइंटिफिक स्टडी को प्रमोट किया गया था? फर्स्ट वन इज़ द वैदिक, सेकंड वन इज़ द कुषाण, थर्ड वन इज़ द मौर्य, फोर्थ वन इज़ द गुप्ता। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। तो गुप्त पीरियड जब आया था उस टाइम पे क्या किया गया था? सबसे ज़्यादा जो है साइंटिफिक स्टडी को इम्पोर्टेंस मिली थी। क्वेश्चन नंबर 10 है हु इज़ कॉल्ड इन्वेंटर ऑफ ज़ीरो? शून्यों की खोज किसने की थी? पाणिनि, पतंजलि, आर्यभट्ट एंड कपिल मुनि। इसमें से किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाता है राइट। किसने की थी? आर्यभट्ट ने। अगर हम बात करें पाणिनि की, तो पाणिनि ने क्या ग्रंथ लिखा था? इसका आप मुझे कमेंट करके आंसर दे। सेकंड अगर हम बात करें पतंजलि की, तो पतंजलि ने योग दर्शन के बारे में बात की थी। योगास के बारे में इन्होंने बात की थी कि बॉडी और माइंड को हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं या कैसे कोऑर्डिनेट बिठा सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा आर्यभट्ट, इनकी हमने बात कर दी है इन्वेंशन की। फिर करते हैं बात कपिल मुनि की। तो कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन को लिखा था। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बहुत डिटेल में पढ़ा दी है चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एंशिएंट इंडिया टीचर वॉज कॉल्ड? प्राचीन समय में अध्यापक को क्या कहा जाता था? फर्स्ट वन इज द आचार्य, सेकंड वन इज द उपाध्याय, थर्ड वन इज द बोथ 1 and 2, फोर्थ इज द नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 and 2। तो आचार्य और उपाध्याय किसको कहा जाता था? टीचर्स को कहा जाता था। उपाध्याय का मतलब होता है वेद का ज्ञाता, यानी कि जो वेदों को जानता हो। ठीक है, और इसके साथ साथ अब हमने जब बात की थी थोड़ी देर पहले, हमने क्वेश्चंस को जब डिस्कस किया था वहाँ पर हमने एक बात की थी कि जो उनकी एक सेरेमनी करवाते थे जब हमारे वैदिज़्म की वैदिक एजुकेशन की बात करें तो उसको उपनयन सेरेमनी कहते हैं। और वैसे ही अगर हम बात करें बुद्धिज़्म की, तो बुद्धिज़्म में जब बच्चे फॉर्मली स्कूल में जाते हैं तो उस टाइम पर भी एक सेरेमनी की जाती थी मोनेस्ट्री में एंटर होने से पहले, तो उसको पुब्जा कहा जाता है। ठीक है, पुब्जा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन एंशिएंट इंडिया एजुकेशन सिस्टम ग्रेजुएट्स वर कॉल्ड? प्राचीन भारत में स्नातक छात्र को क्या कहा जाता था? जो अपनी स्नातक एजुकेशन को कंप्लीट कर देता था उसको क्या कहा जाता था? ऑप्शन 1 है पंडित, ऑप्शन 2 है आत्मांश, 3 है अमात्याज, फोर्थ है अधिपति। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी आपकी? इसमें से आपकी जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगी आपकी पंडित। तो जिनकी ग्रेजुएशन हो जाती थी उन्हें क्या कहा जाता था? पंडित कहा जाता था। इसके अलावा आपके पास एक टर्म है आत्मन, इसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर दिया है। फिर है अमात्या। अमात्या क्या होता था? एक तरह का काउंसलर या फिर एक तरह का मिनिस्टर होता था राज दरबार में। राजा का एक मंत्री होता था जो लेखन का कार्य करता था, यानी जितना भी राजा का लिखने का जो भी काम होता था वो इसके द्वारा देखा जाता था। और अधिपति का मतलब होता था मुखिया, कोई किसी भी फील्ड में इसको मुखिया रखा जाता था, तो ये इसका कुछ मतलब हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इन एंशिएंट इंडिया एजुकेशन सेशन वर यूज टू स्टार्ट विद द रिलीजियस रिट नोन एज? ये हमने अभी भी बात करी थी कि प्राचीन भारत में विद्या आरंभ होने से पहले कौन सा संस्कार किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आएगा उपकर्मा, इसका ऑप्शन उपकर्मा होगा। और अभी हमने इसको और भी एक नाम से जाना था, तो उसमें हमने क्या बोला था? इसको क्या बोलते हैं? उपनयना संस्कार। ठीक है, तो उपनयना और उपकर्मा संस्कार एक ही बात हुई। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेदास टर्म आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच वर्ड? जो वेद शब्द की उत्पत्ति है वो किस शब्द से हुई है?
ऑप्शन 1 है विद्या, ऑप्शन 2 है विधि, 3 है बोथ ऑफ दीज, 4th है नन ऑफ दीज। तो अगर हम बात करें कि जो हमारा वेद टर्म है ये कहाँ से आई है, तो ये टर्म हमारे पास आई है विधि से, और विधि यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो विधि का मतलब क्या होता है? विधि का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द मेथड ऑफ टीचिंग ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। वैदिक समय में किस तरीके से शिक्षा दी जाती थी? प्योर ओरल सिस्टम, टेक्स्ट रीडिंग, प्रैक्टिसेस या नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगी आपकी? ऑप्शन नंबर 1 प्योर ओरल, यानी कि शुद्ध एक तरह से बोलकर ही शिक्षा दी जाती थी, और संस्कृत लैंग्वेज इनका एक मीडियम ऑफ वे होता था कि किस मीडियम में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन होता था, टीचर बोलता था और जो बच्चे हैं वो सुनते थे और ग्रहण करते थे। टेक्स्ट रीडिंग का मतलब होता है जहाँ पर हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। फिर है प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस का मतलब जो कि चैंटिंग वगैरह जो करते हैं उसको ही प्रैक्टिसेस बोलेंगे। एंड नन ऑफ दिस, तो मतलब इसमें से कुछ भी नहीं। एंड द नेक्स्ट वन इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। सबसे प्राचीनतम तरीका क्या है शिक्षण विधि का? लेक्चर मेथड, ओरल मेथड, इंट्रोस्पेक्शन मेथड एंड रिफ्लेक्टिव मेथड। लेक्चर मेथड क्या हो गया कि लेक्चर दे रहे हैं कोई और उसको हम सुन रहे हैं। ठीक है। ओरल मेथड यानी कि जैसे कि लेक्चर मेथड की तरह ही ओरल मेथड होता है। इंट्रोस्पेक्शन जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं यानी कि अपने अंदर से चीज़ों को सीखते हैं। रिफ्लेक्टिव मेथड, रिफ्लेक्टिव मेथड्स में क्या हो जाता है मनन करना या थिंकिंग करना चीज़ों के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड को ही क्या कहा जाता है? प्राचीनतम मेथड कहा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये पीजीटी जो टेट है उसमें भी बहुत बार पूछा जाता है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7, काल चक्र इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन। अच्छा, काल चक्र किस धर्म से संबंध रखता है? जैनिज्म, हिंदुइज्म, इस्लामिक एंड बुद्धिज्म। तो हमने काल चक्र की बात कहाँ की थी? तो काल चक्र कहाँ पर इसकी बात आती है? इसकी बात आती है बुद्धिज्म में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बुद्धिज्म। तो अगर हम बात करें काल चक्र की, तो एक तरह की ये प्रैक्टिसेस होती है जो बुद्धिज्म के जो लोग होते हैं उनके द्वारा की जाती है। एक तरह की तांत्रिक प्रैक्टिकल भी हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं? एक प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, त्रिपिटका स्क्रिप्चर रिलेटेड टू। अच्छा, त्रिपिटका स्क्रिप्चर रिलेट किससे करती है? वैदिक से, बुद्धिज्म से, जैनिज्म से, नन ऑफ दीस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 बुद्धिज्म। तो जब हमने बुद्धिज्म टॉपिक स्टार्ट किया था तो उसमें भी हमने इन पत्रिकाओं के बारे में बात की थी। त्रिपत्तिका क्या थी? एक तरह की बुद्धिस्ट फिलॉसफी थी जिसके अंदर हमने विनय पत्रिका, सुत्त पत्रिका और अभिधम पत्रिका के बारे में बात की थी। तो विनय पत्रिका में क्या होता था? रूल्स होते थे। ठीक है, कि किस तरह से जो है बुद्धिज्म जो मॉन्क्स वगैरह है वो क्या क्या रूल्स को फॉलो करेंगे। फिर हमने उसके बाद बात की थी सुत्त पत्रिका के बारे में। सुत्त पत्रिका में हमने सेरेमन्स की बात की थी। ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात की थी अभिधमा पत्रिका जिसमें हमने फिलॉसफी की बात की थी, जिसके अंदर बुद्धिस्ट की फिलॉसफी के बारे में बात की जाती है। ठीक है। इस तरह के इनके कुछ एक लिटरेचर्स थे ये, इसमें हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा अष्टांगिक मार्ग रिलेटेड टू। अष्टांगिक मार्ग यानी कि जिसको हम ट्रुथ, जिसके अंदर कि हम 8 फोल्ड पाथ की भी बात करते हैं, उन्हीं को ही क्या कहा जाता है? अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। तो इसमें से किस धर्म के लोगों ने इसके बारे में बात की थी? ठीक है। शंकराचार्य ने, सेकंड है महावीर स्वामी ने, थर्ड है रामानुजन ने, फोर्थ है गौतम बुद्ध ने। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गौतम बुद्ध ने। अगर हम शंकराचार्य की बात करें तो शंकराचार्य कौन थे? ये एक तरह के अगर हम बात करें ये वैदिक फिलोसफर थे।
यानी कि वेद्स के टाइम पे इनकी फिलॉसफी बहुत ज़्यादा मानी जाती थी। फिर है महावीर स्वामी, ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार थे, ठीक है। इनका बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रामानुजन, और ये इनको किसके लिए जाना जाता है, वेदांत के लिए इन्हें जाना जाता है। एंड गौतम बुद्धा, तो गौतम बुद्धा से रिलेटेड क्या है, हमारा अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है। इन्होंने 8 फोल्ड पाथेस की बात की थी, वो कौन कौन से थे, तो इन्होंने बात की थी राइट व्यू, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट मेडिटेशन। यानी कि हमें अच्छे थॉट्स को लाना है, अच्छा बोलना है, अच्छा कंडक्ट करना है, अच्छे तरीके से रहना है, अच्छे से एफर्ट्स लगाने हैं, और अपने जो माइंडफुलनेस है उसको भी अच्छे से रखना है, और इसके साथ साथ हमने एक अच्छी जो राइट मेडिटेशन वो भी करनी है। तो ये थे इनके कुछ एक 8 फोल्ड पाथ, जिसको अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट, प्रथम बौद्ध समिति का सम्मेलन कहाँ किया गया था। तो इसका जो है राइट आंसर वो आ जाएगा हमारा, फर्स्ट वन इसका है, कहाँ हुआ था, कश्मीर में, राजगृह में, पाटलिपुत्रा में, या वैशाली में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा आपका, राजगृह में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राजगृह में। तो ये किसके टाइम पे हुआ था, ये हुआ था अजात शत्रु के टाइम में। कब हुआ था, अजात शत्रु के टाइम पे, ठीक है, अजात शत्रु के टाइम पे। और महाकश्यप उस टाइम पे इसके क्या थे, हेड थे, ठीक है। यहाँ पर बुद्धिज्म की जो टीचिंग है वो डिवाइड हुई थी 3 पत्रिकाज में, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, उनकी विनय पत्रिका और एक्सेट्रा की बात हमने की थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 4 बौद्ध काउंसलिंग हुई थी, तो वो कहाँ कहाँ हुई थी, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। पहली कहाँ हुई थी, राजगृह में, जो कि किसके टाइम में हुई थी, अजात शत्रु के टाइम में। और उस टाइम पे जो इसके मेन हेड थे, या कौन से उस टाइम पे इनके ऋषि थे, तो वो कौन थे, महाकश्यप। नेक्स्ट हुई थी वैशाली में, वैशाली में कालाशोक के टाइम पर हुई थी। और उसके बाद हुई पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र अशोक के टाइम पे हुई थी। और फिर कश्मीर में कनिष्क के टाइम पर हुई थी, ठीक है। और वसुमित्र उस टाइम पर यहाँ पर जो इनके मेन हेड थे। और इसके साथ साथ यहाँ पर ही महायान और हीनयान 2 भागों में बट गया था बुद्धिज़्म। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो, और आपको यहाँ तक सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो अच्छे से समझ आ गए हो। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें हम कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे, मीनिंग, नेचर, मोड ऑफ एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड अप्रोचेज ऑफ एजुकेशन। इससे रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे तो उसकी मैं आपके लिए नेक्स्ट PYQ लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।